Welcome all to SRBPS online classes. Let us start with the theory concept of the unit national income. We have already done the practical part, and from that practical part we know this thing that domestic income in a particular country is called NDP at FC. It is not the work of the individual to calculate the domestic income. कंट्री में कोई भी इंडिविजुअल जाके नहीं बताता है कि देखो कंट्री की डोमेस्टिक इनकम इतनी है. ऑफ कोर्स इट इज़ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट गिव्स द अथॉरिटी टू सम डिपार्टमेंट टू कैलकुलेट सच काइंड ऑफ थिंग. In our country, it is CSO that do the collection of the data and the computation of the domestic income. CSO has given us with certain conditions that needs to be understood to understand the concept of domestic income. Let us understand those conditions one by one. हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम किन किन इनकम्स का कंट्रीब्यूशन है, किन किन इनकम से मिलके बनी है, ये पार्ट हमें अभी डिस्कस करना है. Let us come to the first condition. We all have seen the map of India. हम सबके माइंड में जैसे ही बोला जाता है इंडिया का मैप, इंडिया की बाउंड्री की इमेजिनेशन आ जाती है. पॉइंट नंबर 1 कहता है ऑल द इनकम विच इज़ अर्न विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री. डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है? जो हमारी कंट्री की बाउंड्री है, जो हम मैप में देख पाते हैं, जिसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इकोनॉमिक टेरिटरी बोला जाता है. All the incomes that is earned within the domestic boundary of a particular country comes under the domestic income of that particular country, irrespective of the fact that it is earned by the citizen of some other country. Let us understand this with the help of an example. इंडिया में जितने भी इंडियंस रह रहे हैं, जितनी भी वो सब अर्निंग कर रहे हैं, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है. कोई चाइनीज़ यहाँ पर रह रहा है, कोई पाकिस्तान से यहाँ पे रहने आया है और यहाँ पे अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, उसकी इनकम भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानी जाएगी, दो ही इज़ द सिटीज़न ऑफ सम अदर कंट्री. कुल मिला के जितना भी सारा इनकम इज़ अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है. इस बात से मतलब नहीं है कि वो किसने अर्न की है. सिमिलर इज़ द अपोजिट सिचुएशन. कोई इंडियन लेट्स से किसी पर्टिकुलर कंट्री में सेटल हो गया है या एजुकेशन के पर्पज़ से गया है और उसने वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क किया है, तो जो भी सब वो वहाँ से अर्न कर रहा है, उसकी सारी अर्निंग विल बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. उसे हमारी कंट्री का पार्ट कंसीडर नहीं करना है. बिल्कुल सेम सी बात, ऑल दी पीपल हु आर अर्निंग इन इंडिया, चाहे वो कहीं से भी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. अगर इंडियंस बाहर रह रहे हैं और वहाँ वो कुछ अर्न कर रहे हैं, तो वो वहाँ की इनकम का पार्ट है. इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट कि वो किसने अर्न की है. तो जो भी सब इंडिया की बाउंड्री में अर्न किया जा रहा है, चाहे किसी ने भी अर्न किया है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट नंबर 2, एम्बेसी. Now what is this term embassy? We must have heard this term embassy. Now let us understand the meaning of this term. एम्बेसी का क्या मतलब होता है? पर्टिकुलरली एक कंट्री की एम्बेसी अपनी कंट्री को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बाकी सब कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश्ड होती है एंड इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब इंडिया की एम्बेसी इंडिया को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज़ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन सब कंट्रीज़ में वो इस्टेब्लिश्ड है एंड इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ऑफ कोर्स वो इंडिया की गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करवाई है. What is the basic purpose? Let us understand this also with an example. Let's say being the citizen of India, मुझे थोड़े टाइम के लिए अब्रॉड शिफ्ट होना पड़ रहा है और मुझे वहाँ पे जाके ये जानना है कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है उस कंट्री में, या फिर कोई मुझे वहाँ पे इंडियन ढूंढना है जिससे मैं थोड़ी हेल्प मांग सकूँ फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैं वहाँ पे नई शिफ्ट हुई हूँ. Now, how can I get that help in that particular country जहाँ पे सब लोग मेरे लिए अननोन हैं? मुझे उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है. जिस भी जगह पर मैं गई हूँ, आई नीड टू सर्च फॉर द एम्बेसी, फॉर द इंडियन एम्बेसी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. लेट्स से आई हैव शिफ्टेड टू कनाडा, तो कनाडा में जाके मुझे इंडियन एम्बेसी को सर्च करना है. मुझे जितनी भी हेल्प, नॉन कॉन्फिडेंशियल हेल्प ऑफ कोर्स,
जो भी हेल्प चाहिए है इंडियन गवर्नमेंट से वो हेल्प मुझे वहाँ पे मिल सकती है। मुझे ये जानना है कि कौन कौन से इंडियंस यहाँ पे रहते हैं जिनसे मैं थोड़ी बहुत हेल्प ले सकती हूँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ वर्क कर रही है। ऑल सच थिंग्स आई कैन आस्क फ्रॉम द पीपल हु आर देयर इन द इंडियन एम्बेसी। वो सब मुझे ये बता देंगे कि कैसी कैसी सिचुएशन है। ऑफकोर्स द नॉन कॉन्फिडेंशियल मैटर विल बी डिस्क्लोज देयर। अब ये सब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उस एम्बेसी में काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ऑल सच पीपल आर सेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वही लोग वहाँ पे जाके हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट लव एंड अफेक्शन दैट इज़ प्रिवेलिंग। अब ये जो एम्बेसी है, एम्बेसी के केस में देयर लाइज एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन लाया करता है। पॉइंट नंबर 1 says that all the income that is earned in the domestic territory of India will be considered as the domestic income, will be considered as the income of India। बिल्कुल वैसे ही उल्टी सिचुएशन में हमें क्या डिस्कस करना है, एम्बेसी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स व्हाट? इंडिया की एम्बेसी जितने भी सब कंट्रीज़ में है वहाँ पे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन जितना भी सैलरी उन लोगों को वहाँ पे मिल रहा है, दैट सैलरी, दैट इनकम विल बी कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। दैट मीन्स पॉइंट नंबर 2 इज़ द एक्सेप्शन ऑफ पॉइंट नंबर 1। एम्बेसी के केस में वी आर नॉट to see the domestic boundary, we are to see the embassy. If it is an Indian embassy, वो चाहे कहीं पर भी situated है, वहाँ से जो भी अर्निंग है उसके एम्प्लॉयज़ की, वो सब अर्निंग इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी। सिमिलर इज द सिचुएशन ऑफ द अपोजिट केस। जितनी भी सम एम्बेसीज बाहर की कंट्रीज़ की इंडिया में वर्किंग है, वो सब जो भी अर्निंग हो रही है, उनके एम्प्लॉयज़ को जो भी अर्निंग हो रही है, वो सब अपनी ही पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएंगी। दोज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया दो दे आर सिचुएटेड इन इंडिया। पॉइंट नंबर 2 इज एन एक्सेप्शन टू पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 3. Now we have understood the concept of the domestic territory, the political boundary and embassy. Now there comes this third category जिसका कोई domestic boundary है ही नहीं, airways and shipways, international airways and shipways. Of course they do not have any boundary. An aeroplane which is running between India and Singapore, अब ये तो जो boundary है is not the domestic boundary of India as well as Singapore. ये तो of course ही बात है, it is a part of air or sea. इन सब सिचुएशन में उस इनकम को कहाँ का पार्ट कंसीडर करना है? गवर्नमेंट सेज दिस पर्टिकुलर थिंग, इफ़ दैट एयरलाइंस इज रजिस्टर्ड अंडर द नेम ऑफ इंडिया। अगर कोई भी एयरलाइंस इंडियन कंपनी है, वो इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड है, वो कहीं पे भी ट्रेवल कर रही है, उसकी सारी इनकम विल बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कभी इंडिया में वर्क करने आ भी रही है या नहीं। मतलब लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो विद एन एग्जाम्पल। Indian Airways, if it is running between Singapore and China, it never comes in India. तो बेशक वो इंडिया में नहीं आ रही है, बट एज इट इज़ रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ इंडिया, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनी, दैट इज़ वाई इट विल बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो इंडिया का पार्ट मानी जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही इज़ द सिचुएशन फॉर दी सीवेज। जितना भी सब सीवेज कंपनीज़ हैं, इफ़ दे आर रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ इंडिया, वो इंडिया के अंडर रजिस्टर करवाए गए हैं, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसीडर किए जाएंगे, चाहे वो इंडिया में कभी वर्क करने भी नहीं आ रहे हैं, दे आर वर्किंग इन सम सीज। Now there comes this point, students generally ask this question, मैम if we talk about the fishing vessels, मतलब वो छोटे छोटे मछुआरे जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं फ्रॉम पर्टिकुलर सी, उनकी इनकम को किस इनकम का पार्ट कंसिडर करना है? सी फॉर देम the situation is something different. Of course they are not registered with some company, वो किसी कंपनी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, बट वो किसी कंट्री के ज़रूर सिटीज़न हैं। अगर वो इंडिया के सिटीज़न हैं तो जितनी भी वो अर्निंग कर रहे हैं फ्रॉम द सी वेसल्स, उन सब अर्निंग को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसीडर करना है। ओके, point number 1 was related to the domestic boundary, point number 2 was related to the embassies, point number 3 was related to the airways and shipways. Now there comes this point which is related to point number 2.
एम्बेसी का जो पॉइंट था वो पॉइंट ये कह रहा था कि ऑल द पीपल ऑल द एम्बेसीज विच आर वर्किंग दे आर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अगर इंडियन एम्बेसी हैं तो उनकी इनकम, उनका कॉम्पनसेशन विल बी कंसिडर्ड एज द कॉम्पनसेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगी। बट जितने भी सब ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफ कोर्स वही ऑफिशियल्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजे जाते हैं टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर कंट्री। इफ़ आई टॉक अबाउट द 4th क्लास लेबर पीपल, वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं इन द इंडियन एम्बेसी, ऑफ कोर्स दोज पीपल आर नॉट सेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंट्री, वो उसी कंट्री से हायर कर लिए जाते हैं। नाउ दे आर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, वो उस कंट्री के सिटीजन हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, उनको पेमेंट इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है, और क्योंकि उनको पेमेंट इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है, उनकी सारी इनकम विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट, एज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री ऑफ इंडिया। मतलब वहाँ उस डोमेस्टिक, उस एम्बेसी में जितने भी सब लोग काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को काम करने के बदले में कॉम्पनसेशन इज गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट, उन सब लोगों की इनकम विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ आवर कंट्री, एंड सिमिलर इज द अपोजिट सिचुएशन। दीज ऑल पॉइंट्स आर टू बी अंडरस्टूड to calculate the domestic income of one particular country.